नमस्कार। प्लेनेटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लेनेटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं। भारत को दुनिया में आइसोलेट करने की उनकी जो है इच्छा बहुत तेज हो चुकी है, लेकिन इसके असर जो है उल्टे पड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ उल्टे पड़ रहे हैं। वो न्यूज़ बता रही है, ट्रम्प ट्राइज टू आइसोलेट इंडिया बट इंडियाज फ्रेंड्स स्टैंड लाइक अ रॉक। रसिया ऑफर्स जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट। जापान टू इन्वेस्ट 10 ट्रिलियन येन इन इंडिया। मतलब कि ट्रंप की जो उन्होंने टैरिफ या सैंक्शंस जो है, अब जो सेकंड वाला 25% जो लगाया था उन्होंने रशियन वायल के कारण, अब उसको अमेरिका की सरकार उसको सैंक्शन बोल रही है। सैंक्शन एक तरह से प्रतिबंध कहते हैं, कोई किसी चीज को आपको कोई काम नहीं करने देना है, से रोका जा सकता है, उसी टाइप का उसको प्रतिबंध बोलते हैं सैंक्शन। तो भारत के ट्रेड को उन्होंने करीब करीब तो रोक ही दिया। जिस भी वस्तु पर 50% टैरिफ लग चुका है वो तो बिक ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि वो नहीं बिक सकती, क्योंकि वो इतनी महंगी हो जाएगी कि फिर वो इवन इफ कंपटीशन नहीं रहे, वहां के लोग ही उसका खरीदना छोड़ देंगे। तो सैंक्शन वो लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है रशिया, जापान और अब फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि हम भारत के साथ जो है आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। मतलब कि भारत के साथ ट्रेड में और ज़्यादा ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में जो है और इंगेज भारत को करने की इच्छा जो है फ्रांस ने जताई है। तो इसी से रिलेटेड कुछ आज खबरें हैं, उसको देखते हैं हम लोग। With sanction of Times of India लिखता है, with sanction of India, US brings 30+ years of trauma। आज से करीब 30 साल पहले आप ले ले 95-96 के आसपास का माहौल था, जब भारत पर सैंक्शन और सब चीज़ें जो लगी रहती थी। हमेशा भारत को धेले बराबर का वैल्यू नहीं देता था अमेरिका, और भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड भी बहुत कम के होते थे। कोई डिफेंस की डील नहीं होती थी, किसी तरह के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इस तरह का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, उसका तो होता ही नहीं था। लेकिन फिर 2000s वाले दशक में जो है जॉर्ज बुश जूनियर जो थे, उन्होंने जो है इन चीज़ों को 4-5 साल सैंक्शन लगा के देखना कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे था इंडिया ठीक है, बहुत अच्छे कंडीशन में था, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे भी नहीं थे, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिंदगी चल रही थी और देश में जीडीपी का भी ग्रोथ ठीक ठाक ही चल रहा था। अब 4% 5% तक जा रहा था, तो नॉट बैड उस कंडीशन में जो है। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इंडिया से सैंक्शन लगा करके बैठे हुए हैं, बट कुछ उससे होना जाना तो कुछ है नहीं। इंडिया अपनी राह चल रहा है, रशिया से उसका मतलब कि कॉन्टैक्ट है ही, चाइना से भी थोड़े बहुत समय व्यापार वो शुरू हुए थे। तो उन्होंने देखा कि भाई भारत से को जो है इंगेज करके यदि उससे हम कुछ डिफेंस डील करें, कुछ डिफेंस इक्विपमेंट सेल करें तो अमेरिका का फ़ायदा है, और इसलिए उन्होंने जो है तब जाकर सैंक्शन हटाए और भारत के साथ जो है उन्होंने कोई डिफेंस डील वगैरह शुरू की। कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी उसके साथ साथ जो होना शुरू हुआ, और आईटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ, क्योंकि भारत आज के दिन में सबसे बड़ा आईटी सपोर्ट का जो सर्विस जो है आईटी को करने का जो है वो सबसे बड़ा हब है दुनिया का। और वहाँ की जितनी भी टेक जायंट हैं उनको उनकी सारी सॉफ्टवेयर की सर्विस, आईटी के सर्विसेज जो है वो इंडिया से ही प्रोवाइड होते हैं। तो उनकी अब डिपेंडेंसी यहाँ पर हो चुकी है आज के दिन में। लेकिन ये जो बोल रहा है कि 30 years ऑफ ट्रॉमा, मतलब 30 साल पहले जो हालत थी भारत और अमेरिका के रिश्ते की, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ वगैरह या सैंक्शन लगा करके जो है वर्चुअली उसी स्थिति में पहुंचा दिया है। जी हाँ, उसी स्थिति में पहुंच चुका है रिलेशनशिप जो भारत और अमेरिका की जो है। जो 30 साल 25 साल लगे थे उसको सुधारने में, उसको
इस लेवल तक लाने में, जहां अमेरिका और भारत के बीच में ट्रस्ट बढ़ रहा था, भारत डिफेंस इक्विपमेंट भी लेना शुरू कर दिया था, ट्रेड भी बढ़ रहे थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह ये सब चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन वो सारा का सारा रिसेट हो गया और डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ की वजह से जो है व्हाइट हाउस का कुछ अपना अलग ही उनका मतलब कि जो है राग अलाप रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज सैंक्शन ऑफ इंडिया टू एंड वार इन यूक्रेन, सेज व्हाइट हाउस। अरे वार तुमको यूक्रेन में ख़त्म करना है, लड़ रहे हैं रसिया यूक्रेन और सैंक्शन लगा रहे हो इंडिया पर के ऊपर में। इसका कोई लॉजिक किसी एंगल से कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता पाता। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि ऑयल तो इसके पीछे है ही नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप का ईगो और भारत की बढ़ती हुई। मैंने कहा था कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं। नो, अभी भी हम 4 ट्रिलियन ही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ हम बढ़ रहे हैं, इसका डर उनको है। और डोनाल्ड ट्रंप का ईगो जो उन्होंने कहा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करवा दी है, भारत ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने आपसी बातचीत करके सीज फायर किया था। इसका ईगो, इसकी जो मिर्ची लगी हुई है, इसका चिढ़ जो हो गई है, ये दोनों मेरे अपने हिसाब से ये दोनों चीज़ें, एक तो है भारत की बढ़ती माने ये क्या कहते हैं इकोनॉमी, और उससे भारत का वर्चस्व दुनिया में बढ़ रहा है। 90s वाला भारत नहीं है। हमने मैं नहीं कह रहा कि हम चाइना के बराबर हो गए, चाहे अमेरिका के बराबर हो गए, या जापान बन गए, चाहे जर्मनी, ऐसा नहीं है। अभी बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करना है हम लोगों को, लेकिन फिर भी ये है देखा जा रहा है कि हम बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में। और जो इंडिकेशंस बड़े बड़े जो है एजेंसीज हैं वो जो दे रही हैं कि वो कह रही हैं कि भारत का प्रोग्रेस काफ़ी ठीक है और अगले कुछ सालों में अच्छी खासी इसकी बढ़ोतरी होगी और 2030 तक इस $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है। इसको लेकर के अमेरिका में परेशानियां हैं और इसलिए जो है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का ईगो की उन्होंने कह दिया कि भैया हमने रुकवाया है तो हमने रुकवाया है वार। अब उसको कोई ना कह दे, ये तो बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। तो ये ईगो उनके सर पर चढ़ के बोल रहा है और उसके लिए उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंध जो पिछले 25-30 सालों में जो इम्प्रूव हुए, खासकर पिछले 25 सालों में, उसको उस पर उन्होंने बिल्कुल जो है पानी फेरे मिट्टी डाल दी साफ साफ। और इधर रशिया की तरफ से क्या आ रहा है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है कि रशिया बोल रहा है कि इफ वेस्ट क्रिटिसाइजेज यू आर डूइंग राइट। वो कह रहा है कि यदि वेस्ट आपको गालियां दे रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं। रशिया कह रहा है कि यदि वेस्ट की तरफ से आपको गालियां पड़ रही हैं तो मान लीजिए कि आप सही रास्ते जा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं। रशिया स्लैम्स ट्रम्प्स 25% पेनल टैरिफ ऑन इंडिया टू हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट फॉर रियलिटी चेक्स टू यूएस। मतलब कि जो है उन्होंने किया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है कि इफ वेस्ट इज क्रिटिसाइजिंग यू, आप सही काम कर रहे हैं, आप सही रास्ते जा रहे हैं। ये बेसिकली अमेरिका को थप्पड़ मारा है उन्होंने। और भारत से अब रूस और चीन की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, साथ साथ जापान और फ्रांस भी भारत से नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यही है कि भारत में इतनी बड़ी मार्केट है, कंजम्पशन भारत में ही होना है, इतने बड़े मास पॉपुलेशन में ही कंजम्पशन होगा। और इसलिए जो ये देश जो है चाहते हैं कि यहाँ बिजनेस हो, उनकी कंपनियां यहाँ फैक्ट्री लगाएं या बनाएं, पैसे कमाएं, ठीक है, देयर इज नो इशू इन दिस। लेकिन उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो है भारत को आइसोलेट करने वाला था। 98 में वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गए थे। यूरोप से भी भारत बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था, यूरोप से भी आइसोलेटेड था और अमेरिका तो आइसोलेट कर ही चुका था। लेकिन आज के समय में वो संभव नहीं है। उस समय भारत की इकोनॉमी थी क्या, 300-400 बिलियन डॉलर की थी। आप ट्रेड भी कितने थोड़े से बहुत थोड़ा सा ट्रेड करते थे, कोई वैल्यू नहीं थी आपके ट्रेड की। और दुनिया में आपका अमेरिका और इस बड़े यूरोपियन कंट्री तो आपको ढेले बराबर का वैल्यू नहीं देते थे। सच्चाई यही है, अमेरिका और यूरोप जो है आपको धेले बराबर की वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब ये उस 98 का जो दौर का 90s का जो भारत नहीं है, काफी बदल चुका है। जयशंकर जी हमारे जो है मॉस्को में ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, वहां पर बातचीत हो रही है, वहां से स्टेटमेंट आ रहा है।
वहाँ से जो है इंडिया रसिया टाइज स्टीड फास्ट सिंस वर्ल्ड वॉर टू, सेज जयशंकर इन मॉस्को। इनका कहना है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत और रसिया के जो है संबंध बिल्कुल सही और एकदम स्टेडी हैं वर्ल्ड वार टू से। वर्ल्ड वार टू के बाद से भारत और रसिया का संबंध बिल्कुल एकदम बिल्कुल अडिग है, सही है और सही रास्ते पर चल रहा है, बहुत मजबूत रिलेशनशिप है। वही रशियन जो है एक न्यूज एजेंसी तास बोलता है रशिया इंडिया टू ज्वाइंटली एक्सप्लोर नॉर्दर्न सी रूट। ये बहुत ही मतलब कि जो है इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट जो वहाँ के विदेश मंत्री है सर्जेई लावरोव, वो बता रहे हैं कि रसिया इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स विथ इंडिया, लावरोव सेज। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ही ज्वाइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मतलब कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स जहाँ हैं वहाँ पर भारत भी इन्वेस्ट करे और रसिया भी इन्वेस्ट करे और ज्वाइंटली जो है उस एनर्जी को एक्सप्लोरेशन का काम होगा और रसिया और इंडिया उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और दूसरा जो है ये और भी स्ट्रेटजिक है कि जैसे जैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, आर्कटिक सी पिघलते जा रहा है। आर्कटिक सी नॉर्मली जो है वो साल के 8-9 महीने जो है बर्फ से ढका रहता था, 1-2 महीने खुलता था, लेकिन अब जो है वो बढ़ करके जो है 5-6 महीने खुलना शुरू हो गया है और 5-6 महीने ही बंद रहता है बर्फ के कारण। अब ये जो है रसिया जो है यदि खुला रहता है लंबे समय तक साल में तो क्या होगा, सी रूट खुल जाएगा, शिप्स उधर से जा सकती हैं। वर्चुअली जो है रसिया से कनाडा जाना हो, यूरोप जाना हो या कह सकते हैं अफ्रीका जाना हो, एक बहुत आसान हो जाएगा रसिया से। कैसे, अभी रसिया से आप ज़्यादा नॉर्थ सी से हो करके बजाते आप नॉर्दर्न सी जो है, नॉर्थ सी जो है इंग्लैंड के ऊपर होते हुए जो अटलांटिक में इंटर करेंगे और अटलांटिक से फिर मेडिटेरियन में इंटर करेंगे, मेडिटेरियन से जो है आप मतलब स्वेज कैनाल होकर के रेड सी होकर के जो अरबियन सी में आएंगे, मैंने बहुत लंबा। और ऐसे जैसे ही खुल जाएगा ये तो रसिया की किसी पोर्ट से आप चलें, नॉर्थ सी में जो है चलें, और बैरेंट स्ट्रेट जो है जो कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक सी को जो महासागर को जो अलग करता है, जो बैरेंट सी जो है जिससे जुड़े हुए हैं दोनों, उसके थ्रू जो आप प्रशांत पैसिफिक इंटर कर जाएं, वहाँ से साउथ चाइना सी होते हुए गल्फ ऑफ मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पर अरबियन सी में आ जाएंगे और 6-7 हज़ार किलोमीटर के डिस्टेंस जो है आपका कम हो जाएगा। भारत और रसिया के बीच में ये देखा जाएगा तो कम से कम 6-7 हज़ार किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाता है इधर से। और अफ्रीका वगैरह जाने में तो और भी ज्यादा है, क्योंकि अभी रसिया जो है से अफ्रीका या आप कह सकते हैं अरेबियन सी गल्फ में जो है जाने का एक तरीका है, वो सिर्फ जो है एकमात्र तरीका है आपको ऊपर से ही है। मतलब कि जो आप ऊपर से वो यूरोप बाल्टिक सी वगैरह से होते हुए जो है आप मतलब कि घुसते हैं अटलांटिक में, अटलांटिक से जो है मेडिटेरियन से जो है रेड सी में, वहाँ से फिर अरबियन सी में। लेकिन ऐसे क्या है, बेरिंग स्ट्रेट से जो है आप सीधे इंटर कर जाएं प्रशांत महासागर में, वहाँ से जो है साउथ चाइना सी से होते हुए आप स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए बे ऑफ बंगाल से होते हुए पहुँच जाएंगे उधर सीधे। तो डिस्टेंस की कमी है और प्लस एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको आ जाती है कि उस एरिया में यदि यूरोपियन पोर्शन में जो कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको पूरी तरह से बाईपास करते हुए आप इधर से आ सकते हैं। तो वही कह रहा है रसिया की जो है नॉर्थ सी रूट्स जो है, सी रूट जो होगा नॉर्दर्न सी रूट, उसमें जो है भारत रसिया का भागीदार बने, वहाँ पोर्ट डेवलप करने में, वहाँ सी रूट्स को ये करने में, जो ऑपरेशनलाइज करने में भारत रसिया का भागीदार बन सकता है। ये बड़ा ही स्ट्रेटजिक मूव होगा, मैं बता रहा हूँ कि यूरोप को पूरी तरह से बाईपास करते हुए जो है आप आराम से जो है मलाक्का स्ट्रेट से होते साउथ चाइना सी से होते हुए आप जापान के साइड से होते हुए बेरिंग सी स्ट्रेट में पहुँच जाएंगे, वहाँ से जो है आर्कटिक सी में घुसेंगे और रशिया पहुँच जाएंगे।
वेरी इजी। आज जो धमकियां दे रहे थे कुछ दिन पहले ना कि जो शिप्स जो रशियन ऑयल ले जाते हैं उन पर अटैक हो सकता है, चाहे उनको मैंने डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, इधर से उनके हाथ ही नहीं आएंगे। वो ये पूरा का पूरा एरिया उनके पहुंच से बाहर है। तो नॉर्थ सी रूट में जो है रशिया जो है वो नॉर्दर्न सी रूट जो खुलने वाला है उसमें भागीदार बनाने की कोशिश कर रहा है रशिया जो है भारत को भागीदार बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करे, इन्वेस्ट करे और भारत भी इसका लाभ उठाए, खासकर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में, ये सबों में जो है ये बहुत ही लाभदायक होगा भारत के लिए, क्योंकि डिस्टेंस घट जाएगी। आप पूरा ऐसे घूम करके आते थे, अब उसके बाद शॉर्टकट में इधर से आ जाएंगे। ऑलरेडी एक रूट मैंने ऑपरेशनलाइज किया गया है व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई। हालांकि व्लादिवोस्टोक जो नॉर्थ सी में नहीं पड़ता है, नॉर्दर्न ओशन में नहीं पड़ता है, आर्कटिक सी में नहीं पड़ता है, वो पैसिफिक के ही बिल्कुल नॉर्दर्न टिप पर है, मान सकते हैं कि उसी के आसपास में है, बेरिंग स्ट्रेट के आसपास में ही है। तो वहां से जो है चेन्नई के लिए ऑलरेडी एक सी रूट ऑपरेशनलाइज हो चुका है और वहां से क्रूड ऑयल वगैरह जो है उस सी रूट पर जो है आना शुरू हो चुका है। तो थोड़ा और आप बढ़ जाएंगे तो रशिया के जो नॉर्दर्न पोर्ट्स तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, जो इधर से होती थी वेस्ट साइड से, वो इस साइड से कम करेंगे तो काफ़ी 15 से 20% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी घट जाएगी। बिकॉज ऑफ द सिंपल फॉर्मूला की डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है मतलब कि जो है शिप्स जो है फ्यूल जो बर्न करते हैं वो कम लगेगा। तो 15 से 20% जो सेविंग आज के दिन में जो है इंटरनेशनल ट्रेड में इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा मार्जिन है। अब देखिए एससीओ मीट में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी तियानजिन जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और ये दूसरा ये है प्रोग्राम उनका कि एससीओ मीट के बाद वो फिर मूव जा रहे हैं कहां, जापान। जी हाँ, जापान से जो है बायलैटरल टॉक्स होने हैं और उसके पहले जो है जापान वायर करके वहां की एक मतलब कि जो है न्यूज चैनल है, उसने एक न्यूज दिया है कि जापान आइज 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट प्लेज ड्यूरिंग मोदी विजिट। शायद मोदी जी के विजिट के समय जो है जापान भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट करे, ऐसा वो कह रहा है। 10 ट्रिलियन येन जो होता है वो करीब करीब जो है $68 बिलियन के आसपास होता है। $68 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एक बड़ी चीज है, और खासकर अभी के जो है जियो इकोनॉमिक सिनेरियो जो बना हुआ है बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स की वजह से, उसमें $68 ट्रिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट किसी देश के द्वारा जो है आपके देश में किया जाना है, तो समझिए बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी दूसरे देशों को धमका करके इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस ले रहे हैं, होगा या नहीं होगा वो बात की चीज है, लेकिन धमकियां दे करके वो प्रॉमिस करवा रहा है कि हम इतना जापान से जो ट्रेड डील में जो है उससे प्लेज करवाया कि हम जो है $550 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। वैसे ही $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्लेज उसने जो है यूरोपियन यूनियन से करवाया है। हालांकि अभी तक ये दोनों उनके पार्लियामेंट से ये डील जो है रेटिफाई नहीं हुए हैं, न यूरोपियन यूनियन से न जापान से, लेकिन जुबानी जो बातें हुई उसमें ये सब आ चुका है। और भारत में बिना इन सब कुछ किए हुए जो है 10 ट्रिलियन येन यानी $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस यदि करने जा रहा है जापान, तो ये एक बहुत ही सुखद मतलब की न्यूज है भारत के लिए। उसी तरह से आशीष शिम्बन करके जो है एक और न्यूज चैनल है, वो कहता है जापान टू रेज इन्वेस्टमेंट गोल इन इंडिया ड्यूरिंग मोदीज विजिट। उसी ये पूरा क्वांटिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन कह वही चीज रहा है कि मोदी जी के विजिट के दौरान जो है जापान जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट टारगेट भारत के लिए बढ़ाने वाला है। तो देख लीजिए, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप आइसोलेट करने की कोशिश करें, वहीं दूसरे देश जो है इंगेज कर रहे हैं भारत के साथ और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में लगे हुए हैं।
जी हाँ, ये देखिए कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया जो ऑफर किया है, रशियन प्राइम मिनिस्टर सर्जी लैवरोव टोल्ड जयशंकर दैट रशिया एंड इंडिया हैव अचीव्ड गुड रिजल्ट्स इन एनर्जी कोऑपरेशन, मॉस्को इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन ज्वाइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मतलब ज्वाइंट एनर्जी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वो विथ न्यू दिल्ली। वी शुड एक्सट्रैक्ट एनर्जी रिसोर्सेज टुगेदर इंक्लूडिंग इन द रशियन फेडरेशन, इन द फार ईस्ट एंड ऑन द आर्कटिक शेल्फ। जी हाँ, रशिया को रशियन फेडरेशन बोलते हैं और रशिया साइबेरिया वाला पोर्शन को फार ईस्ट बोलते हैं। तो बोलता है कि रशियन फेडरेशन में भी करेंगे, फार ईस्ट में करेंगे और आर्कटिक शेल्फ वही नॉर्दर्न सी रूट, इसीलिए बात हो रही है। उस एरिया में भी जो है मिनरल डेवलपमेंट का जो बहुत स्कोप है, काफ़ी मिनरल्स हैं आर्कटिक सी में के अंदर में जो है। तो वहाँ पर जो है वहाँ रशिया ऑफर कर रहा है कि आप नॉर्दर्न सी रूट में आइए, वहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे और वहाँ पर मिनरल एक्सट्रैक्शन काम करेंगे, रशियन फेडरेशन करेंगे और रशिया के फार ईस्ट जो बिल्कुल ईस्ट पोर्शन ईस्टर्न साइड में है वहाँ पर भी हम करेंगे। वी शुड ऑल्सो टारगेट ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट का ज्वाइंट डेवलपमेंट करने के लिए बोल रहे हैं वो, एंड नॉर्दर्न सी कॉरिडोर इन दिस रिगार्ड, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन दिस रिगार्ड। INSTC कॉरिडोर है जो चाबहार से चलता है, ऊपर जाता है सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है मॉस्को होते हुए, तो ये उसको बोलते हैं INSTC इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ मतलब ट्रांजिट कॉरिडोर INSTC। उसको बोल रहे हैं कि उसको और हम लोग मजबूत करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और नॉर्दर्न सी रूट में भी जो है डेवलपमेंट में जो है भारत को इन्वॉल्व करेंगे। मतलब भारत के साथ कोऑपरेशन करने के लिए रशिया पूरी तरह से इच्छुक है, ताकि जो आज उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं और इससे उसकी इकोनॉमी जो है काफ़ी हद तक जो है प्रभावित हुई है, तो वो चाह रहा है कि भारत के साथ कोऑपरेशन करके जो अमेरिका को बाईपास करते हुए अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। We should also join hands in the sphere of space activity, information security और artificial intelligence and smart city technology। इन क्षेत्रों में भी जो है वो कह रहा है कि हम लोग कोऑपरेशन बनाएंगे। आप ये मत समझिए कि रशिया जो है वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंफीरियर है, नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा लोगों के मन में भरी हुई है, बिल्कुल गलत धारणा मैं बता रहा हूँ। सोवियत यूनियन के ज़माने में जब स्पेस वार चल रहा था दोनों के बीच में, स्पेस में अब सुपरमैसी को लेकर टसल चल रही थी, दोनों एक से एक स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट्स वगैरह छोड़ रहे थे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक्सेप्ट जो है चांद पर लैंड करने के अलावे रशिया ने सब कुछ किया जो कि अमेरिका ने किया, और कुछ ऐसे काम किए जो अमेरिका आज तक नहीं कर पाया है, और उसमें है वेनस पर मैंने शुक्र ग्रह पर जो है लैंडिंग। जी हाँ, 4 जो है स्पेस क्राफ्ट शुक्र ग्रह पर जो है वेनेरा 9, 10, 11, 12, 13 तक जो है लैंड किए थे वहां पर, और एकमात्र तस्वीर जो है वेनस के सरफेस की जो है, क्योंकि वेनस बहुत थिक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और इससे टॉक्सिक गैसेस का जो है से मतलब बिल्कुल घिरा हुआ है, बहुत थिक लेयर है। आपके कोई भी टेलीस्कोप या रडार्स वगैरह उसको पेनिट्रेट कर पाकर आपको उसकी सरफेस को नहीं दिखा पाए आज तक। लेकिन रशिया के स्पेसक्राफ्ट जो है उतनी एक्सट्रीम कंडीशन, आपको जानना चाहिए कि शुक्र ग्रह जो है इस सोलर सिस्टम में सबसे गर्म जगह है, उसके सरफेस का टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्रेशर जो सुनेंगे तो आपका दिमाग और चकराएगा, 92 टाइम्स द प्रेशर व्हाट वी हैव ऑन द अर्थ। मतलब कि 92 बार का प्रेशर है, जहां पर कोई भी चीज आप एक ह्यूमन बीइंग को वहां रख दिया जाए तो वो उसको ऐसा दबा करके उसको इतने में साथ तब्दील करते हैं, छोटे से एक टुकड़े में तब्दील हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा। ये करीब करीब प्रेशर ऐसा है जैसा 3 किलोमीटर समुद्र के अंदर आप चले जाते हैं, करीब करीब वैसा प्रेशर होगा। और इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में रशियन स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 9, 10, 11, 12, 13 जो है वहाँ उतरे, घंटे 2 घंटे तक रहे, उन्होंने कुछ वहाँ से डेटा भेजे और पिक्चर्स भी भेजे और कलर पिक्चर्स भेजे। उसके बाद जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण जो है डिस्ट्रॉय हो गए। तो कहा, मैं बता रहा हूँ कि ये किसने किया था,
वहीं के साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स जितने भी वो लोग थे, इसलिए मैथमेटिक्स हो साइंस हो इसमें रशियन जो है बहुत आगे है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अमेरिकन जैसा उतना इनका प्रचार प्रसार नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है उसमें रसिया किसी से कम नहीं है। एक ही चीज़ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है उतना दुनिया में खुल करके जो रिसोर्सेज उनको मिलने चाहिए थे नहीं मिला, हमेशा से रिसोर्स की कमी रही है। बट वहाँ पर इन चीज़ों के नॉलेज की जो है, साइंस और टेक्नोलॉजी की और मैथमेटिक्स की जो है कोई कमी नहीं है। तो ये कह रहा है स्पेस में कोऑपरेशन इन स्पेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी में जो बात कर रहा है, तो ये ना समझे कि सिर्फ भारत उनको हेल्प नहीं, आपसे बहुत वो आगे हैं, बहुत से क्षेत्रों में जो है, बहुत से क्षेत्र में वो आगे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और रशियन जो है, जो भी उन्होंने पास्ट में जो इक्विपमेंट्स बनाए थे, स्पेस क्राफ्ट बनाए थे या इक्विपमेंट्स बनाए थे, वो सारी चीज़ें जो हैं इतनी रोबस्ट थी कि उनके फेल होने का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता था। इतने मतलब कि जो है जबरदस्त और मजबूत इक्विपमेंट उनके बनाए होते थे। तो इसलिए रशिया को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये नहीं कर सकते, आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए रशिया कोऑपरेशन करना चाह रहा है, तो आपको भी उसमें गेन करने के बहुत बड़ी संभावना है आपको, कि आप भी उसमें अच्छी खासी गेन कर सकते हैं उनकी नॉलेज बेस से। जो नॉर्दर्न सी रूट्स के में जो है आपको शॉर्टर ट्री रूट्स मिलेंगे। एनएसआर कैन रिड्यूस शिपिंग टाइम बिटवीन एशिया एंड यूरोप बाय 10 to 14 डेज। 10 से 14 दिन की आपकी कमी हो जाएगी यूरोप जाने, एशिया से आप भारत से यूरोप जाने या यूरोप से भारत आने में जो है 10 से 14 दिन की कमी हो जाएगी, कंपेयर टू द स्वेज कैनाल पोटेंशियली गेटिंग ट्रांसपोर्टेशन कट्स कॉस्ट बाय 20 to 30%। 20 से 30% जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी घट सकती है ये नॉर्दर्न सी रूट्स जो है आपके चालू हो जाए तो। एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सेस टू रशियन आर्कटिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, गैस एंड कोल वाइटल फॉर इंडिया एनर्जी नीड्स। जो आर्कटिक में एरिया में जो उनके रशियन रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, कोल है, रशिया कह रहा है कि हम सबका एक्सेस भारत को देंगे। तो भारत की एनर्जी नीड्स को रशिया पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। कार्गो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स फॉर आर्कटिक शिप बिल्डिंग, पोर्ट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक हब। आर्कटिक में जो रशिया बड़े पैमाने पर शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग का एक्टिविटी शुरू करना चाहता है, पोर्ट्स को डेवलप करना चाहता है और लॉजिस्टिक हब बनाना चाह रहा है, और भारत का उसमें साथ चाहता है। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव told Dr. Jaishankar that Russia and India have achieved good results in energy cooperation and Moscow is interested in working joint energy projects with, ये तो हमने डिस्कस करें। जापान का अब कह रहा है कि हेड ऑफ प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जापान विजिट लेटर दिस मंथ, द जापान गवर्नमेंट इज प्लानिंग ए $10 trillion $68 billion इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। दिस विल बी mentioned in an outcome document। 10 trillion yen है, डॉलर नहीं, 10 trillion yen, and it is equivalent to $68 billion। This will be mentioned in an outcome document to be issued after the summit talks between Prime Minister Narendra Modi and Shigeru Ishiba। An economic security initiative, a new bilateral cooperation framework to address economic security challenges is also expected to be launched। मतलब कि bilateral security, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसको भी शुरू किया जाने की संभावना है। की एरियाज इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स, क्रूशियल मिनरल्स, टेलीकम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी एंड फार्मास्यूटिकल विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन। इन सब एरियाज में डिस्कशन होने की संभावना है। सेमीकंडक्टर्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, क्रूशियल मिनरल्स है, क्लीन एनर्जी एंड फार्मास्यूटिकल, इस सब क्षेत्र में भारत और रशिया में कोऑपरेशन और बढ़ने की संभावना है। India's role as a balancing force in the Indo-Pacific and Eurasian geopolitics is not because of Trump or USA but because of India's geopolitical heft। जी हाँ, आज जो दुनिया में भारत का कुछ प्रभुत्व, मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी पहले से बेहतर है भारत का जो है इम्पोर्टेंस जो है दुनिया में देशों के लिए जो है, वो ट्रंप की वजह से नहीं हुआ है। अमेरिका क्लेम कर सकता है कि हाँ चाइना जो है डेवलप हुआ है अमेरिका के हेल्प से ही,
क्योंकि चाइना की सारी कंपनियों को चाइना अमेरिका ने भेज दिया, चाइना के वहाँ जाके बनाओ, सस्ते माल बनाओ और अमेरिका भेजो, और चाइना उसी से राइज हुआ है। 90s के दौरान, लेट 80s से शुरू हुआ ये, और ये चलता रहा, और अब वो चाइना जो है अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। लेकिन भारत का जो भी डेवलप हुआ है चाइना के बराबर नहीं पहुंचा है, मैं एकदम बिल्कुल इसमें सच्चाई है। अभी $4 ट्रिलियन है, चाइना जो है 16 से 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। तो आप, लेकिन आपके साथ खासियत ये है कि आपने जो भी डेवलप किया ये प्योरली ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, इसमें किसी के दूसरे का कोई हाथ नहीं है, आपका ओन हुआ, इसीलिए स्लो भी हुआ है। द वर्ल्ड हैज कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियाज नॉन-अलाइंड स्टेटस एज सीन इन पैरेलल प्रोजेक्ट्स बाय बोथ रशिया एंड जापान हु आर रिलेटिवली अप्रीहेंसिव ऑफ ईच अदर। आप देख लें, रशिया भी भारत साथ कोऑपरेट कर रहा है, जापान भी कोऑपरेट कर रहा है, जबकि रशिया और जापान आपस में एक दूसरे के एडवर्सरी हैं, वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। इसका मतलब है कि आपके नॉन अलाइंड पॉलिसी का जो है ना, ये दुनिया इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। अमेरिका करे चाहे नहीं करे, लेकिन दुनिया कर चुकी है, दुनिया के और देश कर चुके हैं। इट शोज इंडिया इज कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट पावर अट्रैक्टिव टू नेशंस सीकिंग ऑल्टरनेटिव टू यूएस हेजेमनी। मैंने ये दिखा रहा है कि भारत में कॉन्फिडेंस है और इंडिपेंडेंट पावर है। ठीक है, जिस लेवल का अमेरिका के बराबर नहीं है, अब चीन के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम पावर हैं और एक इंडिपेंडेंट पावर है। हम किसी के साथ साइड नहीं हमने ले रखा है, हमारे सभी साथ। आज अमेरिका ने ये गन नहीं किया था तो अमेरिका के साथ भी तो थे, रशिया के साथ भी हमारी रिलेशनशिप है, चाइना के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। तो हम तो हर के साथ रखे हुए हैं, किसी एक के गुट में नहीं। अमेरिका यही चाहता है सबसे आप तोड़ दें रिश्ते, सिर्फ अमेरिका के गुट में रहे और अमेरिका जो बोले जैसा कहे आप उसके तलवे चाहते हैं। तो दुनिया चाह रही कि यूएस के हेजमनी जो है, उनकी दो दादागिरी है, उससे छुटकारा मिले, और इसलिए भारत की तरफ जो है लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। यूएसए विल सून रियलाइज व्हाट इट इज डूइंग। कह रहा है कि यूएसए जो है कुछ समय में उसको पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उनको अंदाजा लग जाएगा दुनिया जिस तरह से बोल रही है। अब ट्रंप पर भी जो है दबाव बढ़ने लगा है और तपिश जो है उनके तरफ भी जाने लगी है। निकी हैली जो फॉर्मल एम्बेसडर थी, मतलब कि जो है यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की, उन्होंने साफ साफ कहा, हैज कॉशन्ड द टाइज बिटवीन Washington and New Delhi are near a breaking point and said it was crucial to get the relations back on track if America hopes to contain China's growing global ambitions. वो कह रही, वो रिपब्लिकन पार्टी की ही है, ट्रंप की ही पार्टी की, वो कह रही है कि इंडिया के साथ जो आपने किया है वर्चुअली हमारे रिलेशन न्यू दिल्ली के साथ में ऑलमोस्ट ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गए हैं, और इसको आप नहीं ठीक किए तो इसके परिणाम बड़े खराब होंगे, क्योंकि चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस को कंटेन करने के लिए इंडिया ही एक हथियार हमारे पास में था। बात भी सच है, एशिया में जो है कोई कंट्री जो है चाइना का मुकाबला नहीं कर सकती, ये भारत ही है जो कर सकता है। इसको लोग माने चाहे नहीं माने, लेकिन हाँ ये सच्चाई है। हैली सेड इंडिया मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज एन एडवर्सरी like China, and the Trump administration cannot let the issue on tariff or the US role in this India-Pakistan truce drive a wedge between the two of the world's largest democracies. वो कह रही हैं कि भारत को एक एडवर्सरी जैसा ट्रीट ना करें ट्रंप, और जो मतलब कि जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कांट लेट द इशू ऑफ टैरिफ और जो भारत पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जो लड़ाई रुकवाने का क्रेडिट जो ट्रंप ले रहे हैं, जो कि भारत नहीं मान रहा है उस चीज को, इन दो इश्यूज को आप नहीं मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको इस्तेमाल करके जो है आप भारत साथ रिश्ते अपना बिगाड़ लें, ऐसा नहीं, सही नहीं है ये चीज। और साफ वो कर रही है कि 25 साल लगे थे हमें रिश्तों को बनाने में, उसको आपने खत्म कर दिया। स्कटलिंग 25 years of momentum with the only country that can serve as counterweight to the Chinese dominance in Asia would be a strategic disaster. कह रही है वो कि 25 साल का मेहनत करके अमेरिका ने जो है भारत के साथ जो अपने कोऑपरेशन बढ़ा करके जो है वो किया था, जो कि एकमात्र कंट्री है एशिया में जो कि काउंटरवेट है चाइना का। चाइना को टक्कर देने की है तो इसी की है, और उसके साथ ट्रंप ने ये पंगे ले लिए हैं, रिलेशन खराब किए हैं। ये वो साफ साफ ये डिसास्टर्स होगा अमेरिका के लिए।
While the Trump administration works to bring manufacturing back to our shores, India stands along with its potential to manufacture at a China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textile independent inexpensive phones and solar panels. वो कह रही कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए सारा मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये संभव नहीं है बहुत सी चीज़ों के लिए। बहुत सी चीज़ जैसे टेक्सटाइल है, सस्ते फ़ोन हैं, सोलर पैनल्स हो गए, यूटेंसिल्स हैं, घर के जूते चप्पल हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, ये सब जो है नहीं बन सकते अमेरिका में कॉस्ट के कारण। जो है वेजेस, सरकार वेजेस जो है और टैक्सेस वगैरह नहीं, बहुत सस्ते नहीं बन सकते। तो वो कह रही हैं कि इन सब चीज़ों को यदि बड़े स्केल में बनाने का कहीं पोटेंशियल है, चाइना जैसा जो है, वो भारत में ही है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और एम्प्लॉय माने वर्कर्स मिलने आसान है, कम वेजेस पर वर्कर्स मिलते हैं यहाँ पर। तो बोले कि चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में ही था और अमेरिका को जो है चाइना कंट्रोल कर रहा था, वो मैन्युफैक्चरिंग भारत को से करवाना चाहिए था ताकि आपकी डिपेंडेंसी चाइना पर घट सके, और वो सिर्फ भारत में कैपेबिलिटी थी। लेकिन आप उसको जो है सत्यानाश आपने कर दिया है। अमेरिका में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक वाली मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में सर्वाइव कर सकती है, मैंने बिना कोई जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, डे टू डे की यूज की चीज़ें हैं, उसका जो है अमेरिका में सर्वाइव करना मुश्किल है उसमें, उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि उसमें लो मार्जिन है, पैसे बहुत कम, लो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, और लेबर इंटेंसिव वो सब होते हैं, वो सब लेबर इंटेंसिव होते हैं, और वो अमेरिका में नहीं हो सकता। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां पर ट्रम्प को प्रेशर पड़ा। एक है ऑलरेडी जो है जेफरी सैक्स हैं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने साफ साफ भारत को सलाह दी है कि अमेरिका को उसके धौंस में नहीं आए, ट्रम्प के धौंस में नहीं आइए आप, ये धौंस देंगे आपको, और मतलब कि कोशिश करेंगे कि आप मतलब कि उनके सामने झुक जाएं, इन्हें सरेंडर कर दें, लेकिन ये आपके हित में नहीं होगा। बोला कि आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है और अमेरिका से जो आपको कर रहा है, इससे आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप यू जस्ट वेट, साफ का जस्ट आप इंतजार कीजिए, या तो ट्रम्प खुद ठंडे पड़ जाए या ट्रम्प ही नहीं पड़ जाए, आप देखते रहिए, आप इंतजार करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे मैंने चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका का इंसाफ का कि डोंट मतलब जो एक्सेप्ट द बुलिंग ऑफ अमेरिका, साफ साफ कहा उन्होंने। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि अमेरिका में भी ट्रम्प पर प्रेशर लोग बनाए हुए हैं। हालांकि क्या प्रेशर बनेगा वो तो बिल्कुल मैंने कुछ दूसरे ही मिट्टी का बना हुआ आदमी है, इसलिए लोग कह रहे हैं भारत को कि आप पेशेंस रखिए, थोड़ा इनिशियली कुछ दिक्कत होगी बट चीज़ें अपने आप सेटल, जब अमेरिका में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो चीज़ें अपने आप सेटल डाउन होना शुरू होंगी। इसी बीच जो है फ्रांस से जो है एक न्यूज़ आ रही है, फ्रांस भी कह रहा है कि हम भारत के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में हम बढ़ाने जा रहे हैं, और अगले साल जो है एआई का जो है वर्ल्ड समिट जो है होना है फ्रांस में ही, पेरिस में, और उसमें भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में उन्होंने इनवाइट किया है। जी हाँ, प्रमुख भागीदार के रूप में भारत को इनवाइट किया उस एआई के समिट में। जो है ये साफ दिखा रहा है कि फ्रांस जो है भारत को एज ए इकोनॉमिक पार्टनर बनाने में काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है, और अमेरिका चूंकि अब भारत से उसने दूरी बना ली है, तो फ्रांस के लिए भारत के नज़दीक आना आसान होगा। और आप उठा के देख रहे हैं पिछले 10, 20, 50 सालों का वो है, फ्रांस ने कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, और यूरोपियन यूनियन ने घुटने टेके, लेकिन फ्रांस ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए रखी, और वो अभी भी चल रही है, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो। प्रेसिडेंट वहाँ बदलते रहे, सरकारें बदलती नहीं हैं, लेकिन अमेरिका को के सामने जो है, ठीक है वेस्टर्न ग्रुप में है, वो नाटो के मेंबर हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे और यूरोपियन देश जैसे जर्मनी हो गया, ये यूके हो गया, या अदर जो है, इस तरह से जिन्होंने सैंक्शन किया है, माने जो मतलब कि जो है भारत के साथ जो है, जो यूरोपियन
उसमें हैं और वेस्टर्न ब्लॉक में है और अमेरिका के सामने बिल्कुल जो है लेटे रहते हैं। फ्रांस वैसे देशों में से नहीं है। फ्रांस ने हमेशा अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की है और इसी का फायदा फ्रांस को मिलता रहा है। आज आप देख लें हथियारों में भी जो है फ्रांस के हथियार यदि आप लेते हैं तो उसमें किसी तरह का राइडर और इफ्स एंड बट्स नहीं लगा होता। आप लीजिए, जैसे इस्तेमाल करना है कीजिए। अमेरिका के साथ आप लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, उसके साथ कंडीशंस लगे रहते हैं, एंड यूज एग्रीमेंट साइन करते हैं। वो आप इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं, इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, उस कंडीशन में नहीं यूज कर सकते हैं। ये हर तरह के जो है वो राइडर्स लगा करके आपको देते हैं और दैट क्रिएट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप लड़ाई में जा रहे हैं, आपको उस समय उस इक्विपमेंट की जरूरत है और एंड यूज एग्रीमेंट के हिसाब से अमेरिका कह दे रहा है कि नहीं, आप इधर से उस इक्विपमेंट को आप उसका साथ नहीं, लड़ाई में नहीं यूज कर सकते। जैसे आप F-35 ले लें और पाकिस्तान से अगर लड़ाई हो, अमेरिका आपको कह दे नहीं, F-35 नहीं इस्तेमाल करते पाकिस्तान के खिलाफ। सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज। बट फ्रांस ऐसा नहीं करता और फ्रांस के साथ आपके डिफेंस पार्टनरशिप में बड़े पुराने हैं, काफी पुराने हैं। 80s में आपने उनसे मिराज 2000 लिया था, स्कॉर्पियन आपके सबमरीन लिया था, राफेल अभी आपने लिया है। उसके अलावा भी बहुत से इक्विपमेंट्स आपने फ्रांस से बहुत धड़ल्ले से आपने लिए हैं और एक रिलायबल और स्टडी पार्टनर, डिफेंस पार्टनर की तरह आपसे रहा। कभी उसने आपसे छल कपट नहीं किया कि साहब जो है हम आपको ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, स्पेयर नहीं देंगे, ये सब चीज़ों को नहीं देंगे। आपको उस जब भी जरूरत पड़ी वो दिया। ठीक है, पैसे ज़्यादा लिए हो सकता है लिया हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वक्त पड़ने पर आपने आपको उसने इक्विपमेंट दिया। और आप ये भी जान लें कि जब इंडिया पाकिस्तान के जब 1971 में अमेरिका जो है मतलब अपने 7th फ्लीट को भारत की तरफ भेज रहा था, पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए, भारत पर अटैक करने के लिए, एकमात्र देश था यूरोपियन फ्रांस जिसने कहा नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, ये गलत है और हम इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए फ्रांस हमेशा से एक इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है और भारत को फ्रांस के से रिश्ते और प्रगाढ़ करने चाहिए। क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी फ्रांस बहुत आगे है। नॉट ओनली डिफेंस बट ऐसी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। वो काफ़ी क्षेत्रों में उन्होंने बहुत मतलब कि जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। तो हमें उनसे रिलेशन बनाने में कोई बुराई नहीं है, हमें तो फ़ायदा ही है। और वो खुद कह रहे हैं कि हम भारत साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है और बढ़ाने प्रगाढ़ करने की हमारी इच्छा है और हम भारत साथ बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग देश जो है भारत को समर्थन दे रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेट हो गए हैं। आपकी ट्रेड एग्रीमेंट जो है EFTA 4 कंट्री वाला ग्रुप जो है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और एक और चौथा कंट्री है, छोटा सा नाम उसका नहीं याद आ रहा है। इन चारों ने ऑलरेडी आप साथ एग्रीमेंट कर लिया है और आपके शुरू होने वाले हैं, वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2025 से। और यूरोपियन यूनियन भी शायद इस साल के अंत तक जो है भारत ने कहा है कि हम कर लेंगे। यदि वो भी हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी अमेरिका से जो है आप अपने आप को आइसोलेट करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। 100% नहीं होगा बट एटलीस्ट 70-80% भी आप आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, दैट इज गुड इनफ। और यही चाहिए अभी। अमेरिका से बहुत ज़्यादा नज़दीकी जो अच्छी नहीं है। लोग बोलेंगे क्योंकि हम लोगों को अमेरिका बहुत फैसिनेट करता है, भारतीयों को अमेरिका बहुत फैसिनेट करता है। अमेरिका जाएंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ ग्रीन कार्ड लेके रहेंगे, मौज करेंगे, ये सब भारतीयों को बहुत फैसिनेट करता है। बहुत लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अमेरिका से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। बहुत ज़्यादा अमेरिका के नज़दीक जाना जो है हमेशा खतरनाक रहा है और अभी भी हो गया। जबकि लोग कहते करें नहीं ट्रंप और मोदी की दोस्ती हो, ऐसा कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती है। जियोपॉलिटिक्स कोई दोस्ती नहीं होती और अमेरिका से तो खैर दोस्ती उम्मीद करना ही बेकार है। वो जितने मक्कार जिस तरह की वो उनकी मैंने फॉरेन पॉलिसी है, आप उसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं हो। उनका जब तक फ़ायदा है ठीक है, उनका फ़ायदा जिस दिन नहीं हो रहा है वो कहेंगे दफ़ा करो, आपसे पर सैंक्शन लगाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा विश्लेषण था आज के, कैसे भारत से नज़दीकियाँ और देशों की बढ़ रही हैं। जापान, फ्रांस, रशिया ये सबसे आगे आ रहे हैं। चाइना से अभी देखा ही होगा कैसे उनके विदेश मंत्री यहाँ आए थे। तो धीरे धीरे देश जो है अमेरिका से फेडअप हो चुके हैं, वो लोग आ रहे हैं भारत नज़दीक और उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में और भी देश हमारे पास आएंगे।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।